के अंदर बच्चों नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए बेटा कोई भी एलिमेंट ले ले, मान लिया मैंने ऑक्सीजन ले लिया, अब बेटा 1s2 2s2 ना भी लिखो, 2 6। सल्फर में बेटा 16 हो गए, तो क्या लिखेंगे आप 6। तो हर एक एलिमेंट के बच्चों लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इनको 2 की, इसको भी 2 की ज़रूरत है, इसको भी 2 की। तो क्या कर लेंगे बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। तो जब ये 2 को गेन करेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव कितना आ जाएगा बेटा, -2। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होने की वजह से बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और इनका सबका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ सकता है, -2। क्लियर ये बात? तो लिखते हैं इसको। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 shows negative oxidation number of -2 ड्यू टू किस वजह से, नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड की वजह से। ये सब के ऊपर कॉमन होता है बेटा, वैलिड होता है, सब पे ये चलता है। अब बच्चों ऑक्सीजन -2 तो शो करेगा ही, लेकिन ऑक्सीजन में -2 के अलावा भी 2 और नेगेटिव स्टेट शो कर सकता, कौन, ऑक्सीजन। आपने शायद +1 में सुना हो, ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के केस में -1 स्टेट शो करता है और सुपर ऑक्साइड के केस में -½ स्टेट शो करता है। ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए 2 बातें हैं। क्या क्या बोली मैंने, ऑक्सीजन आल्सो शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कितना बेटा, -1 इन केस ऑफ परऑक्साइड। देखो जैसे इसका तो एग्जांपल बता देता हूँ परऑक्साइड में कैसे। जैसे बेटा मान लो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन 2 बार है। तो कल भी हमने पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में, कि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 बार हो गया तो +2 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का बताना है ना कि यहाँ पे परऑक्साइड के केस में -1 होगा। ऑक्सीजन का x मान लो 2 है तो 2x मान लेंगे आप, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे -1 आ गया ना। और दूसरा क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन बेटा -½ भी शो कर सकता है, किसके केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में। ये भी लिखते हैं, ऑक्सीजन शोज आल्सो शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -½ इन केस ऑफ, किसके केस में बेटा, सुपर ऑक्साइड के केस में। इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। हो गया, 2 बार ऑक्सीजन है तो 2x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू क्या आएगा, -1/2। तो परऑक्साइड के केस में बच्चों ऑक्सीजन -1 शो कर सकता है और बेटा सुपर ऑक्साइड में वही ऑक्सीजन कितना शो कर सकता है, -½ ये ऑक्सीजन के लिए एडिशनल दोनों क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कोई डाउट यहाँ तक? ऑक्सीडेशन नंबर किसके अंदर, ग्रुप 17 के अंदर, कि कौन कौन से पॉजिटिव या कौन कौन से नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, किसके केस में बेटा, ग्रुप 17 के केस में। ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली। देखिए बेटा एक बार, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आपको ध्यान ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो मैं बच्चों सबसे पहले बात करूंगा इसके अंदर किसकी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की। किसके बेटा, भाई कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। तो एक बार बेटा फ्लोरीन को मैं होल्ड पे कर रहा हूँ, फ्लोरीन को कुछ नहीं है अभी छोड़ता हूँ मैं क्लोरीन से शुरुआत करता हूँ। 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d बेटा क्या आ जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन में अगर आप आते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 4s2, p में तो 5 ही आने हैं ना, है ना, और D0 बेटा S पूरा भरा होगा, किसी का भी बनाएंगे आप, ये चलेगा ना सेम। तो बेटा मैं एक बार यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मान लो मैंने क्लोरीन का लिखा
3s के अंदर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5। 3d क्या बच्चों खाली, 3 4 5। तो जैसे मैं कल सिखा रहा था ग्रुप 16 का, अगर बेटा आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, मैंने कहा था ना कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही डोनेट होता है हमेशा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, 2 आए हुए हैं तो क्या है, ये स्टेबल है, तो ये डोनेट नहीं करेगा, सिंगल वाला डोनेट होगा। तो बेटा इस Cl ने, या इसको बनाओगे तो भी यही कंडीशन है, 4s2 4p5, सिंगल वाला बेटा एक डोनेट हो गया, तो क्या स्टेट आ गई इसकी, 1 तो आई गई। अब बेटा ये एक्साइटेड होके p वाला यहाँ जा सकता है d में, ये चला गया, यहाँ से काटा मार दो बेटा, ये चला गया। कितने हो गए अनपेयर्ड, 1 2 3, 3 डोनेट हो सकते हैं बेटा, तो क्या आ गई दूसरी स्टेट, +3। आ रहा समझ, इसको उठा के मैंने आगे भेज दिया। ये वाला भी बच्चों एक्साइटेड होके आगे जा सकता है, एक को यहाँ से काटा मार दो बेटा। कितने हो गए अनपेयर्ड, गिनो यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव स्टेट बेटा क्या आ गई है, +5। ये वाला भी एक्साइटेड होके आगे जा सकता है, इसको काटा मार दो, तो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा क्या बोल देंगे, हैलोजेंस के अंदर ग्रुप 17 के अंदर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, +1 +3 +5 +7। कोई डाउट बेटा इसमें? फ्लोरीन को क्यों छोड़ा है वो मैं अभी कराने वाला हूँ, फ्लोरीन को क्यों छोड़ दिया, ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स का क्या बच्चों, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ग्रुप 17 इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता ही है, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, कितना नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं, क्या देखेंगे इनका, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा आप किसी भी हेलोजन को पकड़ के देखें, आप किसी को भी ले लें, जैसे फ्लोरीन है 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 7, लास्ट में 7 आएगा। क्लोरीन है बेटा, लास्ट में 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 1 की। तो इसलिए बेटा एक हेलोजेंस क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो सारे हेलोजेंस का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्योंकि इनको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, उसको गेन करते हैं तो इन पे -1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, हेलोजेंस शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सबके सब हेलोजन -1, बिकॉज क्या होता है इनके पास, दे हैव नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सो बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए बेटा क्या करके, बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या कर लेंगे बेटा, ये गेन कर लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन। छोड़ दिया था हमने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको देखते हैं कि मैंने फ्लोरीन के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर की बात ही नहीं करी, मैंने शुरुआत ही कहाँ से कराई थी, क्लोरीन से। तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे बच्चों। मान लिया ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वाई फ्लोरीन शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही शो करता है, पॉजिटिव क्यों नहीं शो करता। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ बच्चों, फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के बाद भी क्या बोला मैंने, मोस्ट है, इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करने से रहा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ ही नहीं सकता इसका। ये क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बच्चों, हमेशा नेगेटिव आता है। आई लाइन समझ, तो लिखते हैं इसको, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर सो इट डज नॉट
गेन द, इट डज नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, डोनेट नहीं करेगा ना, डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ क्या करेगा, इट ओनली गेन्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और क्या करता है, शो करता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ओनली, और सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। इस बात को और समझने के लिए बच्चों कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर खाली नेगेटिव ही होता है, एक क्वेश्चन और कराता हूं। क्या है इसी से रिलेटेड, YOF2 ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। क्या नाम है OF2 का बच्चों, O का नाम ऑक्सीजन, 2 बार फ्लोरीन है तो ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। लेकिन और नाम क्या हो सकता था इसका, बट नोट, क्या नाम नहीं होता, डाईफ्लोरोऑक्साइड। आइड आने का मतलब क्या है बच्चों, तो क्या यहां है ना फ्लोराइड, फ्लोराइड का मतलब क्या है कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। ऑक्साइड आने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो नाम क्या बताया गया, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, यानी इस कंपाउंड में फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन ऑक्सीजन पे नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पहले समझ, फ्लोरीन पे तो नेगेटिव आ सकता है लेकिन ऑक्सीजन पे नहीं आ सकता। या बेटा इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल दे, क्या, और Y in OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पॉजिटिव है, +2 है। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन बच्चों कुछ पल्ले पड़ा? तो बेटा क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। क्या बोलेंगे, फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए वो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कभी नहीं कर सकता। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए बेटा वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अट्रैक्ट करेगा, डोनेट नहीं कर सकता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है बेटा, इसलिए इसका फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा और कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, इसलिए बेटा उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ठीक हो गया, दोनों बातें आ गई ना इसमें, लिखते हैं इसको। तो फ्लोरीन इज द, ऊपर वाले क्वेश्चन का एक तरह से पार्ट है बेटा, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ periodic table, so it gains electron from oxygen to show, क्या शो करने के लिए, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात भी आ गई इसमें, डाईफ्लोराइड, बट नॉट डाईफ्लोरो ऑक्साइड। ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर किसका रह गया, लास्ट ग्रुप, ग्रुप 18 का। उसकी बात करते हैं, ग्रुप 18 की नोबल गैस के लिए। तो बेटा इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं सीधा कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। मान लिया ये क्वेश्चन आ गया, वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स शोज कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 0। मैंने सीधा आंसर ही बता रखा है, 0 होगा, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। क्वेश्चन में आंसर छुपा बेटा,
कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए किसी और एटम के साथ जुड़ करके बॉन्ड बनाते ही नहीं है। तो बेटा जब बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आने का कोई मतलब ही नहीं है। फ्री एटम होंगे, अकेले होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा इनका? 0 आ जाएगा। आई बात समझ? तो हो जाएगा बेटा आंसर ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन होने की वजह से दे डू नॉट फॉर्म, ये बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए सो दे शो क्या शो करते हैं ये? 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है यहाँ तक? तो बेटा यहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक आपका पूरा होता है। तो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते बेटा उसमें एक प्रॉपर्टी, एक रिएक्टिविटी की बात करते हैं और उसको पढ़ते। क्या बेटा रिएक्टिविटी या प्रॉपर्टी? रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। क्या बोला बेटा मैंने? रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बच्चों हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं उनका नाम होता है हाइड्राइड। +1 में भी बेटा सुना होगा कि जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से जुड़ के कंपाउंड बनाता है उसका नाम क्या होता है बेटा? हाइड्राइड। तो ऐसे यहाँ बोलेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से जुड़ के बेटा क्या बनाएंगे? कंपाउंड हाइड्राइड। तो लिखते हैं इसको, ग्रुप वाइज पढ़ेंगे अलग अलग। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स combine with hydrogen to form हाइड्राइड। जैसे बच्चों इस बात को हम लागू करके देखते हैं ग्रुप 15 के लिए। कौन से ग्रुप के लिए बोला मैंने बच्चों? 15 के लिए। तो नाइट्रोजन ने बनाया तो बेटा नाम हो गया NH3। अगर आप नाम याद करना चाहें तो कर सकते हैं अमोनिया। फॉस्फोरस ने बनाया बच्चों तो नाम हो गया PH3। क्या बोल देंगे बेटा इसको? फॉस्फीन। आर्सेनिक ने बनाया तो ASH3 आर्सीन। एंटीमनी का बेटा SbH3, बिस्मिथ का BiH3। ऐसे बेटा हाइड्राइड बनाएंगे। इन्हें बोल सकते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से जुड़ करके ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं, यानी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और ट्राई हाइड्राइड का बेटा जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। जनरल फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं EH3। तो क्या बोलेंगे बेटा? विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ ट्राई हाइड्राइड्स आर फॉर्म। क्या बनते हैं? ट्राई हाइड्राइड बनते हैं। विद जनरल फॉर्मूला EH3। E का मतलब बेटा एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट ये? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बच्चों बिस्मिथ। बात समझ आई? अब बेटा अगले मुद्दे की बात करते हैं। ये जो ग्रुप 15 के ट्राई हाइड्राइड्स बने, इनका स्ट्रक्चर कैसे और क्या हो सकता है? इनका स्ट्रक्चर तो किसी एक का बना ले बेटा सेम होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि सबके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बेटा मैं NH3 के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूँ इस बात को। NH3 कोई भी ले लो, आपको छूट है इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन हर एक में 3 ही जोड़ने हैं और बाकी एलिमेंट्स के पास बच्चों सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो N को क्या मानना बच्चों? यहाँ पे जो अकेला आइटम होगा हमेशा उसको हमने क्या मानना है बच्चों? सेंट्रल आइटम। जो अकेला सिंगल आइटम है उसको हमेशा हमने क्या मानना है? सेंट्रल आइटम।
जो एटम बेटा एक से ज़्यादा बार है, जैसे हाइड्रोजन 3 बार है, तो इनको क्या मानना है, कंबाइनिंग एटम्स। कंबाइनिंग एटम्स मतलब हाइड्रोजन सेंटर में होगा और तीनों हाइड्रोजन के एटम नाइट्रोजन सेंटर में होगा, सेंट्रल एटम का मतलब, और 3 हाइड्रोजन के एटम आकर के इससे बच्चों जुड़ेंगे। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत करना बच्चों, तो सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम का क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, फिर कंबाइनिंग एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, उससे आगे वो कैसे जुड़ेगा उसको देखते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन हो जाएगा क्या, 1s2 2s2 2p3। लास्ट वाला शेल बच्चों सेकंड है, इसमें 2s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3, कुल मिला के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे चेक करना। अगर बेटा जिसको ये भी समझ नहीं आता, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो हम सिंपल पढ़ते हैं 2 5, कुल मिला के यहाँ से समझ आ गया बेटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 s में और 3 किस में बेटा, p के अंदर। टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 s के अंदर हैं बच्चों, और 3 किसके अंदर है बच्चों, p सब शेल के अंदर। 3 किस में हो गए आपके, p सब शेल के अंदर, 2p3। ये बात हो गई यहाँ तक, ठीक है। यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने। फिर बच्चों कंबाइनिंग एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। आप सबको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो बेटा और कितने की नीड है इसको, एक की। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन नाम का कंबाइनिंग एटम बच्चों इस सेंट्रल एटम से जुड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ जुड़ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ जुड़ा, जहाँ से एक मिलेगा, तीसरा एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ जुड़ा। कुल मिला के बच्चों 3 बॉन्ड बना दिए इसने, है ना। अब इस स्ट्रक्चर के दौरान बच्चों हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो भी बता सकते हो आप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑर्बिटल गिनने बच्चों, तो s का 1 और p के 3 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई बच्चों sp3। कितने बॉन्ड बने हैं sp3 के बाद, 1 2 3, जितने बॉन्ड बने बच्चों उतने बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जरूर है, लेकिन इसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे एक लोन पेयर। तो कहीं भी बच्चों 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, +1 में आपने पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी। आपने बेटा क्या करना, +1 के बुक के अंदर टेबल है, उसको एक बार नोटबुक में लिख लेना। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आए वहाँ उससे मैच करना, अपने आप शेप समझ में आ जाएगी कि कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर की क्या शेप होगी। तो बेटा 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी शेप क्या होगी बेटा उसकी, पिरामिडल। ये पिरामिडल शेप होती है, ऐसे शेप हो गई इसकी पिरामिडल। और अगर बात करेंगे यहाँ बॉन्ड एंगल की बच्चों, तो 107 डिग्री का, 107 डिग्री का यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल। तो एक बात तो यहाँ से बच्चों क्लियर हो गई कि ग्रुप 15 का जो ट्राईहाइड्राइड है, कोई भी ट्राईहाइड्राइड है, उसकी जो शेप होगी बेटा वो पिरामिडल होगी। क्या होगी शेप, पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। तो इस बात को लिखते हैं एक लाइन में, ट्राईहाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 हैज pyramidal shape एंड sp3 क्या बेटा इनकी हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब बच्चों शेप से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है अमोनिया हाइड्राइड हो गया बेटा, फिर PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SbH3 हो गया और BiH3 हो गया। सबकी शेप कॉमन है, लेकिन बच्चों अगर NH3 से आगे बढ़ेंगे तो इन हाइड्राइड्स के अंदर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। NH3 में 160 डिग्री का है ना, तो इसके बाद से बच्चों क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इन एलिमेंट्स के अंदर बेटा सबका क्या होगा, बॉन्ड एंगल सबका जो बेटा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों, वो मैं समझाता हूँ। देखिए बेटा सबके पास अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एक एक लोन पेयर है, बिल्कुल है जी। नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक चलते हुए सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा। क्या होगा, साइज इंक्रीज। आपने पढ़ा एटॉमिक रेडियस में, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से बच्चों ये जो लोन पेयर है सेंट्रल एटम से दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम से दूर। पहले इतनी बात को मैं एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा बच्चों
BiH3 है, तो मैंने कहा ये लोन पेयर सेंट्रल एटम से दूर हो गया। चलो जी, दूर बना दिया, साइज बड़ा था इससे दूर हो गया। दूर हो गया तो क्या हो बेटा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम हो गया। सुना होगा आपने, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर का, उससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर का। मैंने क्या बोला बच्चों, साइज बड़ा होने से लोन पेयर दूर हो गया, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम हो गया। ऐसे बना के समझ लेते बेटा, कम हो गया, यानी ये इसको कम रिपेल करेगा, ये इसको कम करेगा। अगर बेटा इस पर रिपल्सन कम लगता है, इस पर रिपल्सन कम लगता है, तो ये बॉन्ड पेयर भी आपस में कम रिपेल करेंगे। और अगर ये कम रिपेल करेंगे तो HH का बॉन्ड ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। कम रिपेल करेंगे, यहाँ से रिपल्सन कम लगा तो इनका भी रिपल्सन कम होगा, तो HH के बॉन्ड एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे तो बेटा ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और जब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ऐसे आप समझे, तो एंगल क्या होगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बोला मैंने, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होने से लोन पेयर सेंट्रल एटम से दूर हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होगा, जो यहाँ रिपल्सन को अफेक्ट करेगा। ऐसा होने से बेटा ये दूर नहीं हो पाएंगे बॉन्ड पेयर, जो एंगल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज इज बिकॉज साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। बोला मैंने इंक्रीज होगा कहाँ से कहाँ बेटा, नाइट्रोजन से बिस्मिथ, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, जिसकी वजह से क्या होगा, बाय विच लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही रिपल्सन क्या करेगा, एंड दिस डिक्रीज इन रिपल्सन, आगे भी रिपल्सन को कम कर देगा, जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। एंड दिस डिक्रीज इन रिपल्सन क्या कर देगा बेटा, डिक्रीज कर देगा बॉन्ड एंगल को, डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल। ठीक हो गया। तो बेटा ये बात हमने पढ़ ली इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब बच्चों ये जो ग्रुप 15 का हाइड्राइड है, इसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ओनली ग्रुप 15 के हाइड्राइड की, उनको देखते हैं, समझते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो देखते बेटा, पहली प्रॉपर्टी शुरुआत कर लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। तो बेटा ये बार बार आएगा, शायद +1 में भी आया, उसको ध्यान से समझना। दो वर्ड है ना, थर्मल, पहला थर्मल का मतलब हीट, स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल। मतलब बच्चों कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं और वो कंपाउंड नहीं टूटता है, अगर हमने एक कंपाउंड को हीट किया और वो कंपाउंड नहीं टूटा, मतलब क्या बेटा, वो थर्मली स्टेबल है। ऐसा कब हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हीट करने पर कब नहीं टूटेगा, जब उसका बॉन्ड मजबूत होगा। सीधी सी बात ही बोलेंगे ना, जब उस कंपाउंड का बॉन्ड क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा। और आप सबको पता है, नहीं है तो हम समझ जाएंगे, किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड कब मजबूत हो सकता है, जब उसको बनाने वाले एटम्स का साइज क्या हो बेटा, छोटा हो। सिंपल सी बात है। देखे, जैसे ये दो बेटा छोटे छोटे एटम्स ने बॉन्ड बनाया, ये बनाया जी बॉन्ड, और दो बच्चों इससे बड़े साइज के एटम ने बॉन्ड बनाया, ये बनाया जी बॉन्ड। तो बेटा ये एटम छोटे होंगे, पास पास होंगे, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी। बड़े एटम दूर दूर होंगे, फोर्स बटी भी होगी, अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगी। इसलिए बेटा छोटे एटम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बड़े का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, कंपाउंड को हीट करने पर अगर वो स्टेबल है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। ऐसा कब हो सकता है, जब बॉन्ड मजबूत होगा। बॉन्ड कब मजबूत होता है, जब बॉन्ड बनाने वाले एटम्स का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है। इसी बात को आप हम लागू करके देखेंगे बेटा ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के ऊपर। देखो बेटा, NH3, PH3, ASH3, SBH3,
BiS3। तो ऐसे बेटा नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक हाइड्रोजन का साइज तो सेम है, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक साइज इंक्रीज होगा एलिमेंट का, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, इसलिए बेटा थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, ऐसे इनकी डिक्रीज होती जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का साइज तो बच्चों सब में कॉमन है, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, इसलिए क्या होगा बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे चलते हुए इन सब की बच्चों क्या होगी, जो थर्मल स्टेबिलिटी है इन एलिमेंट्स की वो क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। एक पहली प्रॉपर्टी बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी हाइड्राइड की इसी से रिलेटेड है बेटा, इनका रिड्यूसिंग, हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर या बेटा इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो बेटा रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन आप सबने पढ़ा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मान लिया मेरा रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, दूसरे सब्सटेंस में से या तो ऑक्सीजन रिमूव कर दूंगा या हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर है तो दूसरे सब्सटेंस का बेटा मैं या तो ऑक्सीजन रिमूव कर दूंगा या उस पर हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। तो ये बेटा सारे हाइड्राइड ही हैं, सबके पास हाइड्रोजन ही है, तो दूसरे का रिडक्शन कैसे करवाएंगे, अपना हाइड्रोजन वहाँ ऐड करवा के, अपना हाइड्रोजन वहाँ ऐड करके क्या कराएंगे, दूसरे का ये रिडक्शन। बात समझ आ रही है। कौन सा हाइड्राइड अपना जल्दी हाइड्रोजन दूसरे पे ऐड करवाएगा, जो जल्दी डोनेट करेगा। जल्दी कौन डोनेट करेगा बेटा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जिसके लिए थर्मल स्टेबिलिटी लो होगी। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कौन सा हाइड्राइड अपना हाइड्रोजन जल्दी ऐड करवाएगा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, या बेटा जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, उसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वो हाइड्रोजन ऐड करवा देगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा पहले वाली प्रॉपर्टी से जस्ट अपोजिट कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, उस एलिमेंट के क्या बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी के। तो ऑर्डर बदल हो जाएगा बिल्कुल, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी लो है वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के जल्दी से दे देगा, हाइड्रोजन जल्दी जाएगा, रिडक्शन जल्दी करवा देगा, उसका बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो ऐसे चलते हुए इन सब का क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर सबका डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा बेसिक नेचर कैरेक्टर। तो बच्चों हमने बेस की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन वैलिड है उसको देखते हैं। इन सब के पास लोन पेयर है, इसलिए सब अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, सबका नेचर बेसिक होगा। यानी कि ग्रुप 15 के ट्राई हाइड्राइड्स का नेचर बेसिक क्यों होगा बच्चों, क्योंकि क्या है, सब अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। और बेटा सबके पास भी लोन पेयर एक ही है, तो ये भी नहीं कह सकते कि जो ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। फिर इनके बेसिक नेचर को कैसे कंपेयर करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। हाइड्राइड को लिख लेते हैं पहले। NH3 BiS3, पहले P बेटा, फिर ASH3 SBH3 और BiS3। ये देखिए बेटा सबके पास लोन पेयर है। कई बच्चे कहेंगे सर ये डिजाइन क्यों बना रहे हो, अब डिजाइन से समझना बेटा। नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक साइज इंक्रीज होगा और बेटा लोन पेयर क्या होगा, सेंट्रल एटम से दूर होता जाएगा, साइज बड़ा होगा। तो अब लोन पेयर बेटा सेंट्रल एटम से दूर होता जाएगा तो वो डोनेट होने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, यानी लोन पेयर है लेकिन वो जल्दी डोनेट नहीं होगा। क्योंकि बच्चों लोन पेयर जल्दी डोनेट नहीं होगा, इसलिए हाइड्राइड्स का बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लोन पेयर जैसे जैसे सेंट्रल एटम से दूर होता जाएगा वो डोनेट होने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होगा बेटा, बेसिक नेचर कम होता जाएगा, इनका डिक्रीज होता जाएगा। आइए बात समझ। अब बेटा इसको और समझते हैं। मान लिया आपके पास पैसे हैं, तो किसी के पास मान लो तुरंत बेटा कैश रखा हो, जल्दी दे देगा, तो बोल देंगे भाई बहुत अच्छा पैसे डोनेट करने वाला है।
दूसरा एक बंदा है, पैसे उसके पास हैं, लेकिन उसने मान लो बेटा दूसरे रूम में रखा हुआ है, थोड़ा टाइम लगाएगा लाने में, वो भी अच्छा डोनेट करने वाला, लेकिन उसने टाइम लगाया। तीसरा क्या बेटा, तीसरे के पास मान लो पैसे बैंक में हैं और लेने वाले के पास डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो बैंक में जाएगा अगले दिन, वहाँ से पैसे लाएगा, पैसे वो भी दे रहा है लेकिन उसने टाइम लगाया, इसलिए अच्छा डोनेट करने वाला नहीं है। सेम बात यहाँ है बेटा, लोन पेयर सबके पास है, लेकिन साइज़ बड़ा होने से लोन पेयर सेंट्रल आइटम से दूर हो गया बेटा, तो डोनेट होने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो लिखते हैं बच्चों ऐसे, तो ऐसे हाइड्राइड्स का बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, इसलिए क्या होगा, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे, कहाँ, फ्रॉम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से दूर हो जाएगा, एंड इट इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं होगा आसानी से, फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन, ये भी बेटा लोन पेयर से रिलेटेड है बच्चों। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन, तो बेटा पहले ये समझना अपने को, ये जो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये क्या होता है, आपको पता भी होगा वैसे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा समझाता हूँ। ऐसा कोई भी कंपाउंड जहाँ मेटल और, हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, एक न्यूट्रल स्पीसीज मिलके आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, या बेटा मेटल और कोई आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयन कोई हो सकता है, वो मिलके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। यानी कहने का मतलब जहाँ मेटल न्यूट्रल स्पीसीज या मेटल आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब बच्चों ने सुना होगा, ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, बट बेटा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ एक एटम देगा, ये एक एटम ये दूसरा। बॉन्ड बेटा दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनाया, लेकिन कंट्रीब्यूट सिर्फ ये एटम कर रहा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट ये क्या बना हुआ, पार्टनर। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, लेकिन जब कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक एटम का होता है तो बेटा बोलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखते हैं इस बात को थोड़ा सा, फिर इस पे आएंगे बेटा हाइड्राइड पे लागू करने पर। तो क्या है बेटा, ये कंपाउंड in which coordinate bond is present between metal and ion, मेटल और आयन के बीच में, और बेटा आयन ना हो तो न्यूट्रल स्पीसीज के साथ। अब हाइड्राइड पे क्या बात है बेटा वो मैं आपको लिख के बताता हूँ और इसका एग्जांपल भी समझ आ जाएगा। जैसे बेटा कोई भी हाइड्राइड न्यूट्रल स्पीसीज है, चार्ज तो है नहीं इस पर, लोन पेयर है बस, ये देखो बेटा मैंने अमोनिया पकड़ लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, मेटल हो गया आयरन बेटा, तो ये लोन पेयर की शेयरिंग करके नाइट्रोजन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन इसका है लेकिन इसके काम भी आ रहा है, इसके काम भी आ रहा है। ये बॉन्ड बेटा एरो से होता है, एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसका है लेकिन शेयरिंग ये भी कर रहा है। तो ये बेटा क्या बना, एन और एफ ई के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ऐसा जो कंपाउंड बन गया बेटा ये क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो बच्चों यहाँ से हाइड्राइड में ध्यान में आता सीधे सीधे
जिसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इजीली अवेलेबल होगा वो कॉम्प्लेक्स जल्दी बनाएगा। तो सेम बेटा बेसिक स्ट्रेंथ वाली बात कर सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रेंथ की जगह कॉम्प्लेक्स लगा देना। n से लेके 20वीं तक साइज इंक्रीज होगा, लोन पेयर सेंट्रल एटम से दूर हो जाएगा और वो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए बेटा अमोनिया के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मैंने ये बोला बेटा कि बस बेसिक नेचर की जगह आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लगा देना है। तो लिख लेते हैं बेटा इसको एक बार, NH3 बना भी दे भाई, थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है, PH3 ASH3 SBH3 और बेटा BiH3। तो क्या बोल देंगे, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होने की वजह से लोन पेयर मूव्स अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, दूर हो जाएगा जैसे बेटा बेसिक नेचर में था, एंड इट इज नॉट ईजिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, फॉर किसके लिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए बेटा सो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इसलिए बेटा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, इनकी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इस पे बेटा क्वेश्चन भी और आता है, ये तो है ही ट्रेंड। क्या है क्वेश्चन, मान लो ये आ गया, वाई अमोनिया NH3 इज अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, अमोनिया एक अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों है, यानी जल्दी कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है। तो वही बात बेटा, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास होता है, इसलिए बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए अच्छा एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास होगा, तो वो इजीली अवेलेबल होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए बेटा अमोनिया एक अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। फिफ्थ है बेटा प्रॉपर्टी, इनकी सॉल्युबिलिटी। तो बेटा ज़्यादातर केमिस्ट्री में ना सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में याद कर लेना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी में भी, जो कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए बेटा तीन ही एलिमेंट चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन। और कब बनाते हैं वो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जब बेटा वो हाइड्रोजन से जुड़े हुए। तीन बातें याद कर लो, फोन होगा, फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन से जल्दी याद होगा, जब वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। सॉल्युबिलिटी में भी यही बात चेक करनी बेटा, हाइड्राइड में NH3 है, फिर PH3 ASH3 SBH3 और फिर आ गया बच्चों BiH3। तो बेटा इनमें देखो सिर्फ एक में N के साथ H है, ना किसी में O है ना किसी में F है। तो बेटा ये N क्या करेगा, वाटर के हाइड्रोजन से जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अमोनिया का नाइट्रोजन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बाकियों में ना N है ना O है ना F है, इसलिए वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसलिए बच्चों सिर्फ NH3 वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, बाकी कोई भी हाइड्राइड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। लिखते हैं इस बात को, NH3 इज वाटर सॉल्युबल बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है जो क्या कर सकता है,
विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए वाई अमोनिया इज वाटर सोल्यूबल, ये लिखना। ये पूछ ले बाकी के क्यों सोल्यूबल नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या लिखना, रेस्ट ऑफ हाइड्राइड्स, जो बाकी के हाइड्राइड हैं इस ग्रुप के, डू नॉट कंटेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। इसलिए सो दे कैन नॉट, वो नहीं बना सकते क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बोला ना बेटा, इनके अंदर ना फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन, इसमें बस, इसलिए वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। एंड क्या होंगे ये, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और वो बच्चों क्या होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल। तो ये बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई इनकी सॉल्युबिलिटी।